So next is the concept of stationary waves and how stationary waves are to be used in numericals. The formulas जो हमें चाहिए होंगे अलग अलग. तो stationary waves को शुरू में हमने लिखा था that it's a superposition of two waves traveling in opposite direction. Having same frequency and wavelength, superposition of two waves having same frequency and wavelength but traveling in opposite direction. But traveling in opposite direction. And it gives rise to stationary waves, and this is possible only in bounded medium. Stationary waves are produced only in bounded, मतलब जैसे organ pipes के अंदर, सोनोमीटर के अंदर, because तभी reflection होगी and superposition होगी. Stationary waves are produced. हो दोनों सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं. Are produced in bounded medium. अब हमने दो केस किए बिकॉज इट्स अ सुपरपोजिशन, क्योंकि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर दी है, उनको लेना है. तो हम दो टिपिकल केस ले लेते हैं. एक हम ले लेते हैं व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस की एक डायरेक्ट वेव है एंड द अदर व्हिच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड. सो वी कॉल इट एनालिटिकल ट्रीटमेंट. कि हम दो वेव्स की सुपरपोजिशन करेंगे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं. तो अगर मैं डायरेक्ट वेव को लिखता हूँ दैट डायरेक्ट वेव इज y1 is equals to a sin omega t minus kx. Reflected wave from rigid end पहले लें. Reflected wave from rigid end, that will be y2 is equals to minus a sin omega t plus kx. मतलब फेज भी बदल गया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी बदल गई. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज कि रिजल्टेंट विल बी y1 plus y2. Principle of superposition is y is equals to y1 plus y2. That means a sin omega t minus kx minus a sin omega t plus kx. So CD फॉर्मूला अगर हम लगा देंगे sin c minus sin d का, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट इज minus 2a sin kx cos omega t. Now this is equation of stationary waves when reflection takes place from rigid end. क्या स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रिजिड एंड. इसमें अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए, बिकॉज इस इक्वेशन को एक बार ही लिख लेते हैं यहाँ पे. इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव आफ्टर रिजिड एंड रिफ्लेक्शन. This will be y is equals to minus 2a sin kx cos omega t. अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है minus 2a sin kx minus 2a sin kx, that is called amplitude. अगर आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड इज, स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड होगा minus 2a sin kx. मतलब ये x के साथ वेरी कर रहा है और फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x ये भी फिक्स हो जाएगा कि अगर x की वैल्यू फिक्स है तो एम्पलीट्यूड भी फिक्स है. दैट इज a is fixed for a given value of x. तो जहां पे मैक्सिमम है वहां हमेशा मैक्सिमम ही होगा. a is fixed for given value of x. अगर वेलोसिटी की बात की जाए
because ये displacement है तो velocity is velocity of particle, so pa, it's dy by dt. So this will be 2a omega sin kx sin omega t. This velocity of particle. स्ट्रेन पूछी जाएगी, स्ट्रेन प्रोड्यूस, तो स्ट्रेन को हम लिखते हैं dy by dx, and dy by dx will be minus 2ak. So ये फॉर्मूले सॉर्ट ऑफ याद रखने हैं, इक्वेशन याद रख लो तो यू कैन ड्राइव cos kx sin omega t. इलास्टिसिटी पूछी जाए तो इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. जैसे इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन हमने कर लिया, स्ट्रेस इज बेसिकली चेंज इन प्रेशर, so dp over dy by dx, or you can say change in pressure which takes place, that depends upon elasticity into dy by dx. So ये बेसिकली कंसेप्ट है जो यूज होंगे. अब नोड कहाँ बनेगा? नोड होता है पोजीशंस ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड. पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड. a is minus 2a sin kx. इसकी वैल्यू जीरो आएगी जब x की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा है तो इन सब पोजीशन पे नोड्स बन जाएंगे. a की वैल्यू जीरो हो जाएगी. अब अगर साइन के एक्स जीरो है, अगर हम ले रहे हैं कि साइन के एक्स जीरो है, साइन के एक्स जीरो है तो अब देखो तो ये वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी. मतलब जहां पे नोड बनेगा एज साइन के एक्स इज जीरो, मतलब एट नोड्स पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी जीरो आएगी बिकॉज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल साइन के एक्स पे डिपेंड करती है. सो साइन के एक्स जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी. साइन के एक्स जीरो है तो कॉस के एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो चेंज इन प्रेशर इज मैक्सिमम. प्रेशर वेरिएशंस जो है दैट इज मैक्सिमम एट नोड्स, बिकॉज साइन के एक्स अगर जीरो है तो कॉस के एक्स मैक्सिमम. एंटी नोड में ऑपोजिट हो जाएगा. एंटी नोड होता है पोजीशंस वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, तो दिस विल बी एट एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय, वो बेसिकली दो नोड्स के बीच में एंटी नोड बनेंगे, 3 लैम्डा बाय 4. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी मैक्सिमम हो जाएगी कि एंटी नोड्स पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है. स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा और चेंज इन प्रेशर भी जीरो हो जाएगा. सो बेसिकली सारी चीजें जो है इस पर डिपेंड कर रही हैं कि साइन के एक्स मैक्सिमम है या साइन के एक्स मिनिमम है. सो चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो. सो ये तो केस है अगर रिजिड एंड रिफ्लेक्शन हो रही है. अगर रिजिड एंड रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्री एंड, कि अगर हम फ्री एंड रिफ्लेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट वेव अगर ए साइन ओमेगा डी माइनस के एक्स है, रिफ्लेक्टेड वेव विल बी ए साइन ओमेगा डी प्लस के एक्स. साइन चेंज, फेस चेंज नहीं हो रहा, पहले हमने माइनस ए साइन ओमेगा डी प्लस के एक्स लिखा था. तो अगर डायरेक्ट वेव को लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद, दैट विल बी ए साइन ओमेगा डी प्लस के एक्स. तो पहले साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा था, नाउ साइन सी प्लस साइन डी. So we can say that according to principle of superposition, according to principle of superposition,
हमारे पास जो y आएगा दैट विल बी y1 प्लस y2 और दिस विल बी सॉल्व करके 2a sin ओमेगा डी cos kx। इसमें अब एम्पलीट्यूड अगर लिखे सेम जैसे हमने पिछला किया कि this is equation of stationary wave if reflection takes place from free end। सो ये हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बन गई। इसमें अगर हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे, एम्पलीट्यूड अब साइन की जगह कॉस की टर्म में आ रहा है, इट्स 2a cos kx। velocity is dy by dt again, so this will be 2a omega cos omega t cos kx। strain is dy by dx, मतलब 2a k sin omega t sin kx and change in pressure is तो बेसिकली स्ट्रेन मैक्सिमम होता है तो चेंज इन प्रेशर भी मैक्सिमम होता है, स्ट्रेन मिनिमम होगा तो चेंज इन प्रेशर भी मिनिमम होगा। अब एंटी नोड्स की अगर हम बात करें कि एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे एंटी नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट x is equals to 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, मतलब जहां पे cos kx की वैल्यू मैक्सिमम है और sin kx मिनिमम है। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वी कैन से दैट a is maximum, particle velocity is maximum, strain is 0, change in pressure is 0। नोड की बात करेंगे तो नोड आर फॉर्म्ड एट x is equals to lambda by 4 3 lambda by 4 again between two antinodes। एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा 0, पार्टिकल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगा और चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो बेसिकली कंसेप्ट सेम है, नोड पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम, स्ट्रेन मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, एम्पलीट्यूड 0। एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, स्ट्रेन 0, चेंज इन प्रेशर 0। फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो या रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हो, ये कंसेप्ट नहीं बदलेगा कि हमेशा नोड पे ही स्ट्रेन मैक्सिमम होना है और चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होना है, और हमेशा एंटी नोड पे स्ट्रेन 0 होगा और चेंज इन प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा। सो इससे हम ले रहे हैं कि स्टेशनरी वेव्स बनेंगी, पोजीशंस ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स फिक्स होगी। हमने एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज बताई जहाँ पे नोड बनेगा या जहाँ पे एंटी नोड बनेगा। सो वो पोजीशन हमेशा फिक्स्ड है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगी। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेशनरी, कि जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, जहाँ मिनिमम है वहाँ हमेशा मिनिमम ही रहेगा। और नोड और एंटी नोड हमेशा ऑल्टरनेटिव बनेंगे। दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लैम्डा बाय 2 होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, मतलब दो कंसेक्यूटिव नोड्स अगर हम लेते हैं, distance between two consecutive nodes or two consecutive antinodes, distance between two consecutive nodes or two consecutive antinodes, this will be lambda by 2।
नोड और एंटी नोड, जो ऑल्टरनेट नोड और एंटी नोड बनेंगे, nodes and antinodes are formed alternately and distance between them is lambda by 4, are formed alternately, और दो नेबरिंग नोड या एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस जो होगा, in distance between them is lambda by 4. All particles except at nodes vibrate simple harmonically, because नोड वाले पार्टिकल जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे. All particles except those at nodes move in SHM. नोड्स वाले पार्टिकल रेस्ट पे. All particles in particular segment vibrate in same phase, और neighboring segment के साथ there is a phase difference of pi. All particles in a given segment. गिवन सेगमेंट मतलब जैसे दो नोड्स के बीच में है. सेगमेंट हम बोलते हैं दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस. ऑल पार्टिकल्स इन गिवन सेगमेंट आर इन फेज and phase difference with neighboring segment is pi. And phase difference with neighboring segment is pi. Phase difference with neighboring segment is pi. All points pass through mean position simultaneously twice in each period. Because SHM का यही concept है. Nodes वाले तो rest पे हैं. All points of medium pass through their mean position twice in one time period. Twice in one time period. So ये normally stationary waves की जो है properties हो जाएंगी. अब stationary waves को हम दो way में लेते हैं. Transverse stationary waves and longitudinal stationary waves. तो इसमें कुछ laws आएंगे. Law of string, law of tension. Basically हमने जैसे पीछे लिखा कि अगर string में vibrations produce हो रही हैं तो जो frequency होगी that is कितने segments में vibrate कर रही है wave. तो हम इसको लिख देंगे कि अगर n सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही है तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी देयर इज n by 2l अंडर रूट t by m. इसके बेस पे हम लॉ बना देते हैं. लॉ बना देते हैं कि लॉ ऑफ लेंथ इज बिकॉज अगेन यू कैन राइट n by 2l t upon pi r square rho. You can say f is equals to n upon 2l r t by pi rho. So लॉ ऑफ लेंथ अगर फर्स्ट लिखें, law of length is frequency is inversely proportional to length. Law of tension लिखें, law of tension is frequency is directly proportional to under root of tension. Law of mass भी लिख सकते हो. Law of mass को अगर लिखेंगे that means frequency is inversely proportional to under root of mass per unit length. फिर m is mass per unit length. ये तो हो गए नॉर्मल फॉर्मूलाज. और ये सोनोमीटर में भी ऐसे ही लग जाते हैं फॉर्मूला.
अब दो तरह की वेव्स को हमने जो किया कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स हो सकती हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? प्रोग्रेसिव वेव जो होती है ट्रेवल्स इन अ मीडियम विद अ फिक्स्ड वेलोसिटी. स्टेशनरी वेव्स डू नॉट ट्रैवल, दे रिमेन कन्फाइंड बिटवीन टू बाउंड्रीज. कि जैसे दो फिक्स्ड एंड है उसके बीच में वो बाउंड है. प्रोग्रेसिव वेव में देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, स्टेशनरी वेव्स में देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं होता प्रोग्रेसिव वेव में. स्टेशनरी वेव में नोड वाले पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते. प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और एम्पलीट्यूड सबका सेम होता है. पर स्टेशनरी वेव में ऐसे नहीं होता. नोड वाले पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं, बाकी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वो चेंज करता है, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सो स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव में थोड़े से डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, सो विच यू शुड रिमेंबर. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आता है इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव. स्पीड ऑफ साउंड वेव्स को सबसे पहले हम लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होती है इट्स जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई बाई रो. ई इज इलास्टिसिटी. अगर सॉलिड है तो इलास्टिसिटी विल बी यंग्स मॉडुलस. फॉर सॉलिड्स ई इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, तो v को लिख देते हैं अंडर रूट वाई बाई रो. फॉर फ्लूइड्स e is bulk modulus, तो we write velocity as v by rho. अब न्यूटन ने assume किया कि propagation of sound wave through a medium is isothermal process. Propagation of sound wave कि ये न्यूटन की assumption थी. Propagation of sound wave through medium is isothermal process. अब अगर हम प्रोसेस को आइसोथर्मल मानते हैं तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर. आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज प्रेशर. तो v को आप यहाँ तो लिख सकते हो b बाय रो, बिकॉज बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल है, तो इट विल बी p बाय रो. अब अगर मैं p को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेता हूँ, इन डेंसिटी ऑफ एयर वी नो इट्स 1.3, तो जो वेलोसिटी आती है दैट इज 279. मतलब इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो दैट मीन्स न्यूटन ने एक गलती की. न्यूटन ने इसको आइसोथर्मल फिनोमेना माना. आइसोथर्मल फिनोमेना जनरली स्लो होते हैं, बट वेव प्रोपेगेशन इज अ फास्ट फिनोमेना. वेव प्रोपेगेशन बिकॉज फास्ट फिनोमेना है, तो लाप्लेस ने इसमें करेक्शन की. उसने कहा कि जो साउंड वेव प्रोपेगेशन है इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस होता है गामा पी. गामा इज सीपी बाय सीवी. उसने कहा कि वेव प्रोपेगेशन एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर बल्क मॉडुलस निकालेंगे, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, तो वो पी नहीं होता, वो गामा पी होता है. तो उसके हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आई दैट विल बी गामा पी बाय रो. पी एंड रो की वैल्यू तो सेम फॉर एयर, बिकॉज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ डायटोमिक गैसेस. गामा इज 1.4. तो अगर हम गामा को 1.4 लेते हैं and substitute P is atmospheric pressure 1.013 into 10 to the power 5 and density of air हमने ली 1.3. तो जो velocity आती है that comes out to be almost same as the experimental value कि 331.3 meter per second. That means Laplace की ये जो assumption थी this is correct कि sound propagation is an adiabatic phenomena and it's not an isothermal phenomena. अब इसको आप different form में लिख सकते हो. Gamma P by rho. Rho is mass upon volume. So gamma PV by m. If m is molar mass,
For 1 mole, so we can say velocity is gamma RT by m. अब वेरिएशंस पूछते हैं. Variation with pressure. We say if temperature is constant, velocity of sound is independent of pressure. Velocity of sound is independent of pressure. Variation with temperature. We say V proportional to under root T. For every 1 degree Celsius rise in temperature, velocity of sound increases by 61 centimeter per second. या अगर 0 डिग्री पे हमें वेलोसिटी पता है तो हम t डिग्री पे ऐसे लिख सकते हैं if t is small. For every 1 degree Celsius, and this for small variations in temperature, V increases by 61 centimeter per second. Similarly, for 1 Fahrenheit अगर पूछ रहे हैं तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. For 1 Fahrenheit rise in temperature, V increases by 34 centimeter per second. So centimeters में लिख रहे हैं. Next is variation with humidity. Sound travels faster in humid air than in dry air. Sound travel faster in humid air because humid air की density कम होती है. Then in dry air. और प्रेशर के साथ हमने पढ़ लिया कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. मोशन ऑफ एयर के साथ सिंपल कंसेप्ट है. साउंड और एयर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे. साउंड और एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो इसके बाद हमारा मेन रह जाएगा ऑर्गन पाइप्स के फॉर्मूलाज.